Hi, so let's start with chapter 6 of exclusion of oral evidence by documentary evidence. कब ओरल एविडेंस नहीं दे सकते तो 94 क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या कोई भी अदर डिस्पोजिशन है ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो लॉ ये बोलता है इट शैल बी रिड्यूस टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट, मतलब वो राइटिंग में होना चाहिए. लॉ ये बोलता है कि इट शुड बी रिड्यूस टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट, मतलब राइटिंग में होना चाहिए. तो नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ सच टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं बोल सकते हम कि ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, हमने तो फ़ोन पे डिसाइड किया था, डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ. ये ऐसा नहीं बोल सकते. 95 भी इसी बारे में बात करते हैं, 95 में पढ़ते हैं अभी. तो ये क्या बोलता है कि कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते फॉर द शैल बी गिवन इन द प्रूफ, एज अ प्रूफ कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि राइटिंग में ना हो. या तो डॉक्यूमेंट खुद ही एविडेंस है या फिर उसकी जगह सेकेंडरी एविडेंस लगाया जाएगा, पर उसके अलावा कोई ओरल एविडेंस या रियल कुछ भी और एविडेंस नहीं दिया जाएगा. मतलब ऑब्वियसली ओरल एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पर. लेट मी रिफ्रेज इट, लेट मी अगेन टेल इट कि क्या बोलना चाह रहा है. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन जो लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि इट शुड बी इन राइटिंग, उसके लिए एविडेंस अगर आप कोर्ट में देंगे तो वो एविडेंस, वो जो डॉक्यूमेंट है वो खुद होगा या फिर उसकी जगह उसका कोई सेकेंडरी, उसका कोई कॉपी होगी, बट उसके अलावा ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कोर्ट में. इतना सा बोल रहा है ये. अब इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो कि राइटिंग में अपॉइंट हुआ है, अगर वो काम करना उसने चालू कर दिया, उसने ऑफिस ऑक्यूपाई कर दिया, तो उसके अपॉइंटमेंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. और विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव बाय प्रोबेट, जो प्रोबेट जो कोर्ट इशू करता है ना, उससे ही विल्स जो हैं उसके थ्रू ही एप्लीकेबल होगी, उसके थ्रू ही एग्जीक्यूट होगी. देन एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है कि ये सेक्शन किस पे अप्लाई होता है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन पे अप्लाई होता है ऑफ द प्रॉपर्टी इन वन डॉक्यूमेंट. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही डॉक्यूमेंट है उस पे अप्लाई होगा. ऐसा नहीं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबको प्रूव करने पड़ेंगे. मोर देन वन ओरिजिनल है तो एक ही ओरिजिनल को आप प्रूव कर दोगे तो चल जाएगा. देन स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ फैक्ट अदर देन फैक्ट्स रेफर टू इन दिस सेक्शन, मतलब ये वही ओरल एविडेंस की बात कर रहा है कि द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी प्रिक्लूडेड एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट. मतलब जो इसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, उसके अलावा भी किसी फैक्ट्स में ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. You can go through the illustrations. तो फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लेटर्स में कंटेन्ड है, तो ऑल द लेटर्स शुड बी प्रूव्ड. देखो तो एक्सप्लेनेशन 1 की बात करता है, ये एक्सप्लेनेशन 1 से लिंक्ड है कि बहुत सारे आपने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो बहुत सेवरल डॉक्यूमेंट्स में उसका हर एक पार्ट लिखा हुआ है, मतलब इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो आपको फिर वो पूरा ही प्रूफ करना पड़ेगा ना. अगर एक ही डॉक्यूमेंट में सारे पार्ट लिखे होते तो अलग अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा था. तो सेम चीज़ बोल रहा है. देन एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल अग्रीमेंट, मतलब ये सेक्शन क्या बताता है कि ओरल अग्रीमेंट में आप कोई भी एविडेंस, देखो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इन राइटिंग ही होना चाहिए, है ना. लॉ ये बोलता है कि इन राइटिंग होना चाहिए, तो आप इसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. पर ये 95 क्या इसका एक्सेप्शंस बताता है.
ये सारे प्रोविजंस जो है ना, इसके एक्सेप्शंस बता रहे हैं कि कब कब आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। कि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ आपके कॉन्ट्रैक्ट में ओरली, या कुछ भी ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं ऐड करी या फिर कोई सब्ट्रैक्ट करी, उसमें से हटाई, तो ये आप ओरली अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये आप उसका कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकते हैं, मतलब आपको रिटर्न में ही करना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दिए हैं, एक्सेप्शंस दिए हैं जहाँ ये कर सकते हैं आप प्रूफ। तो प्रोविजो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है आपके पास जो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर देगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड ठहरा देगा, फ्रॉड, इंटीमेशन, इलीगैलिटी, तो वो आप कोर्ट में जाके अपना सामने रख सकते हैं। मतलब आपसे कुछ समझने में गलती हो गई, इन्होंने ये बताया था मुझे, मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, ये इन्होंने मुझे गलत इंटरप्रिटेशन बताया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये आप बोल सकते हैं वो उसकी वैलिडिटी को ही क्या कर लेगा, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को कैंसिल आउट कर देगा, इनवैलिडेट कर देगा, तो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, देन the existence of separate oral agreement as to matter on which the document is silent, तो which is not inconsistent with its term, तो ऐसा कुछ ओरल अग्रीमेंट आपके बीच में हुआ जहाँ डॉक्यूमेंट पे कोई ऐसा क्लॉज नहीं लिखा हुआ जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के इनकंसिस्टेंट भी नहीं है डॉक्यूमेंट के, तो वो आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। देन एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट ओरल अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी जो फुलफिल करनी थी, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट होगा, तो वो भी क्या आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं। देन एनी यूसेज और कस्टम विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट यूजुअली एनेक्स टू, मतलब कुछ भी ऐसा कस्टम यूसेज जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब आप ओरल अग्रीमेंट में आपने किया है, तो वो कस्टम यूसेज भी आप बता सकते हैं। देन existence of subsequent oral agreement to modify contract which is not inconsistent with the terms, कुछ ऐसा आपने मॉडिफिकेशन किया जो टर्म से इनकन्सिस्टेंट नहीं है, तो वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा एक्सप्रेस टर्म आप डाल रहे हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई एक्सप्रेस टर्म आप कर रहे हो जो कि इनकन्सिस्टेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो आप प्रूव कर सकते हो। लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कौन ये लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे रिलेट कर रही है एग्जिस्टिंग फैक्ट से, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सब आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब 96 क्या बोलता है कि कोई भी एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन और अमेंड करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस है और डिफेक्टिव है, तो आप उसके लिए कोई भी ऐसा ओरल एविडेंस नहीं दे सकते उसको प्रूव करने के लिए। अब इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर 1,00,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन, मतलब ये एम्बिगुअस है ना कि 1,00,000 में देगा या 1,50,000 में देगा, तो कोई एविडेंस नहीं दे सकते टू शो दैट व्हाट प्राइस वॉज टू बी गिवन। अब बी क्या बोलता है कि अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच शो दैट हाउ दे कैन बी मेंट टू बी फिल्ड, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन के लिए आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अगर कोई भी सेल डीड है, मान लो उधर कोई स्पेस खाली है, ब्लैंक है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप नहीं दे सकते। देन 97 क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, मतलब जब एम्बिग्विटी नहीं है, कुछ भी सब कुछ एक्यूरेटली लिखा हुआ है, प्लेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो तब भी कोई एविडेंस नहीं दे सकते उसको प्रूव करने के लिए कि ये तो ऐसे एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था,
मतलब उसको कुछ कॉन्ट्ररी प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंस नहीं दे सकते। अब 98 to 102 क्या बोलता है कि कब कब ओरल एविडेंस आप दे सकते हो, तो कब कब दे सकते हो। 98 बोलता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, ये शो करने के लिए कि इस एग्जिस्टिंग फैक्ट का, ये डॉक्यूमेंट में ये एग्जिस्टिंग फैक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं जुड़ा हुआ है इससे, पर इसका हमारा क्लॉज डालने का, ये डॉक्यूमेंट में क्लॉज डालने का ये मतलब था, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। देन 99 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ द सेवरल पर्सन, मतलब एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, मतलब आपकी लैंग्वेज जो आपने यूज़ करी है वो किस चीज़ को अप्लाई कर रही है, किस पर्सन को अप्लाई कर रही है। इसका इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि ए अग्रीज टू सेल बी फॉर 1000 रुपीज़ वाइट हॉर्स, माई वाइट हॉर्स, तो ए हैज़ गिवन 2 वाइट हॉर्सेस, ए के पास 2 वाइट हॉर्सेस हैं और ए ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं 1000 रुपये में तुम्हें मेरा वाइट हॉर्स दे दूंगा। तब कौन सा वाइट हॉर्स देगा ये तो उसने नहीं बताया ना, उसमें लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो वो एविडेंस दे सकता है इस चीज़ पे कि मेरी तो ये डील हुई थी। बी एविडेंस दे सकता है मेरी तो ये डील हुई थी कि ये वाला हॉर्स जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी है ये वाला मुझे मिलेगा। तो वो लैंग्वेज कैसे अप्लाई कर रही है, किस चीज़ में कैसे अप्लाई कर रही है, तो वो सब के लिए एविडेंस दे सकते हो आप। देन एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट नीदर ऑफ विच होली करेक्टली अप्लाइज, इसको भी इलस्ट्रेशन से समझ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए अग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, अब उसकी एक लैंड तो एक्स पे लोकेटेड है और एक लैंड है वाई के ऑक्यूपेशन में, पर ऐसी कोई भी लैंड नहीं है जो दोनों जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही हैं। तो एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग दैट ही मेंट टू सेल, कि कौन सी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, कि इस चीज़ का एविडेंस दे सकती है पार्टीज। When the language apply partly to one set of existing fact and partly to another set of existing fact, but the whole of it doesn't apply correctly to either of them, तो evidence may be given to show कि किस पे अप्लाई होता है। तो ये था सेक्शन 101 बोलता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इनएलिजिबल कैरेक्टर, कोई टेक्निकल चीज़ है, फॉरेन एलिमेंट है, लोकल रीजनल एक्सप्रेशन है, एब्रीविएशन है, तो उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन सेज दैट ए अ स्कल्प्टर अग्रीज टू सेल बी ऑल माई मॉड्स, तो अब वो मॉडल की बात कर रहा है कि मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा है, तो ये प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं। देन हु 102 क्या बोलता है, हु मे गिव एविडेंस ऑफ अग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ अगर वेरी करी है तो वो प्रूव करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में समझेंगे। तो 103 देखो क्या बोलता है, मैं बता देती हूँ। सॉरी 104, इसमें मैंने 104 एंड 105 ऐड नहीं किया है। 104 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे एप्लीकेबल होता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो चाहता है कि कोर्ट उसके लिए जजमेंट दे, उसकी कोई लीगल राइट को कन्फर करे या किसी लीगल लाइबिलिटी को हटा दे, तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। Whoever wants court to give judgment as to any legal right, liability which depends on existing fact must prove, मतलब उसको ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मान लो कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो जो ये बोल रहा है ना कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो
कोर्ट क्या करेगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसको कोर्ट को ऐसा डिसीजन, वो चाहता है कि कोर्ट ऐसा डिसीजन दे कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, लीगल राइट कन्फर करे उसके ऊपर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे जो उस राइट से, लीगल राइट को कन्फर कर रहे हैं, मतलब प्रूव कर रहे हैं। तो वो फैक्ट्स उसे कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे ताकि कोर्ट उसके हिसाब से जजमेंट दे, उसके फेवर में जजमेंट दे। तो बोनस ऑफ प्रूफ, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, उस पर्सन पे जो चाहते हैं कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे। देन 105 क्या बोलता है, 105 बात करता है ओनर्स ऑफ प्रूफ की। ओनर्स ऑफ प्रूफ मतलब कि अगर उसने कोई भी किसी भी पर्सन ने अगर कोई एविडेंस नहीं दिया कोर्ट के सामने, या कोई भी साइड से कोई एविडेंस नहीं आया, तो क्या करेगा, वो पार्टी हार जाएगी। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कांस्टेंट रहता है, पर ओनर्स ऑफ प्रूफ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। ये डिफरेंस है 105 और 104 में। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ मतलब, अगर देखो सामने वाली पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने असॉल्ट किया, मुझे मारा पीटा खूब, तो अब दूसरी पार्टी, बी पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने नहीं किया। अगर उसने ऐसा प्रूव नहीं किया, ऐसा कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं दिए, तो वो हार जाएगी, है ना। तो पहले ओनर्स ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर था जो असॉल्ट बोल रहा है, उसने एविडेंस दे दिया। अब ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी पे, अब उसे एविडेंस देना पड़ेगा कि उसने नहीं किया है। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, उस पार्टी पे जो चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन दे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है 104 105 में। अब सेक्शन 106 क्या बोलता है, पर्टिकुलर फैक्ट, पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, कि जो वो पर्सन पे जो चाहता है कोर्ट ये माने कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मान लो मैं कोर्ट में जाके कुछ बोल रही हूँ कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में थे जो इसने ब्रीच किया है। सामने वाली पार्टी बोल रही नहीं था। अब मैं चाहती हूँ कोर्ट ये माने कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ही एविडेंस देना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी तो देगी नहीं, सो ऑब्वियस। तो अब 107 क्या बोलते हैं, फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, मतलब कोई भी पर्सन है हु विशेस टू, जो फैक्ट वो प्रूव करना चाहती है विच इज़ नेसेसरी टू बी प्रूव्ड, जो एविडेंस को एडमिसिबल बनाते हैं। मान लो कोई ओरल एविडेंस है, उसको एडमिसिबल बनाएंगे कि वहाँ मेरे सामने तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर मैंने आवाज़ सुनी थी एक्सीडेंट की, और मेरे सामने बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी, है ना। तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने स्पीड से जाती हुई गाड़ी को देखा और थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट हुआ, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो एविडेंस है वो कोर्ट एडमिसिबल मानेगी। देखो, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट सेक्शन 4 में हमने ऑलरेडी देखा है कि एडमिसिबल होते हैं, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये देखा, ये सब चीज़ें, कि तेज़ गाड़ी आ रही थी और थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट की आवाज़ आई, है ना। तो ये क्या हो गया, जो पर्सन चाहता है कोर्ट माने उस चीज़ को, उस फैक्ट को, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। देन केस ऑफ अक्यूज कम्स विद इन द एक्सेप्शन, कि कोई एक्सेप्शन में आता है अक्यूज का केस। मान लो इंसैनिटी का डाल रहा है वो, कि उस टाइम तो मैं मतलब मेरे इंसैनिटी के पीरियड होते हैं, वो चल रहा था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर कुछ इंटॉक्सिकेशन के डाल रहा है एक्सेप्शन। यही तो एक्सेप्शन होता है, इंटॉक्सिकेशन, माइनर इंसैनिटी का अटैक। तो ये उसे अक्यूज को ही प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अक्यूज। देन फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, जिसकी नॉलेज में वो फैक्ट है, स्पेशल नॉलेज में, उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। हमने देखा था कि कस्टम्स जो होते हैं, जो जिसकी स्पेशल नॉलेज होती है, वो आके कस्टम के ऊपर जो भी एविडेंस है या जो भी ओरल एविडेंस है वो देता है ना। किसी का अगर कुछ रिलेशनशिप का मैटर है, 44 में हमने पढ़ा था कि किसी का रिलेशनशिप का है, तो जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा वही आके कोर्ट में एडमिशन देगा, स्टेटमेंट देगा, है ना।
तो स्पेशल नॉलेज जिसके पास होगी ना वो ही देगा कोर्ट में। देन प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू बी अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अगर देखो कोर्ट मानता है कि अगर 30 साल तक किसी के मरने की खबर नहीं आई तो वो पर्सन अलाइव है। तो पर्सन जो बोल रहा है ना कि वो तो मर चुका है, वो अलाइव नहीं है, कोर्ट को ये नहीं मानना चाहिए। तो उस पर्सन पे ही, जो पर्सन बोल रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है, उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब मानते हैं कोर्ट में कि 7 साल के अंदर अंदर अगर किसी ने सुना नहीं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि 7 साल तक अगर किसी की खबर नहीं आई तो मतलब कि एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स भी होता है। तो अगर 7 साल तक कोई इंसान आता पता नहीं है, उसका कोई बातचीत नहीं होती, क्लोज रिलेटिव से भी बातचीत नहीं होती है, तो क्या मानेगा कोर्ट कि 7 साल के अंदर अंदर वो जिंदा है। पर 7 साल के बाद आप क्या बोलते हैं, 7 साल के बाद हम उसे डेड मानेंगे। पर कोई पर्सन अगर ये बोल रहा है कि 7 साल के बाद भी वो अलाइव है, तो फिर जो पर्सन ये चीज़ बोल रहा है ना उसे प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम। देन रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, टेनेंट, प्रिंसिपल। तो जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ, मतलब जो पर्सन ये बोल रहा है कि उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। किस चीज़ का? अगर कोई कोर्ट में जाके बोल रहा है ये तो मेरे किराएदार थे, अब बोल रहा है कि मैं तो कब का छोड़ के जा चुका हूँ, 2 साल पहले ही मैंने छोड़ दिया था इनका घर किराया, मैंने ख़रीद लिया था कोई प्रॉपर्टी या कुछ, मैं तो अब किराए पे नहीं रहता, 2 साल पहले रहता था। तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो 2 साल मतलब अब नहीं रहता है किराए पे, जो ये रिलेशनशिप डिनाई कर रहा है। देन प्रूफ एज टू ओनरशिप। जो पर्सन बोल रहा है कि सामने वाला पर्सन ओनर नहीं है, उसकी पोजेशन में है वो चीज़ पर वो ओनर नहीं है, उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। अब मान लो कोई घर है ना, वो घर पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो जिसने कब्ज़ा किया है उसके पोजेशन में है वो घर। अगर मेरे को ये पता चला कि मेरे घर पे किसी ने कब्ज़ा किया है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। मैं ये डॉक्यूमेंट दिखा सकती हूँ कि देखो मेरे नाम पे है और इसने अवैध कब्ज़ा किया है, तो ये मेरे ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर उसके बाद ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा? इस पर्सन पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देन 114 क्या बोलता है? गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन when one party is in relation of active confidence। आप किसी भी चीज़ पे गुड फेथ की वजह से आपने काम किया है, एक्टिव कॉन्फिडेंस था आपका, तो जो पार्टी हु इज़ इन पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसने गुड फेथ में जो भी ट्रांजैक्शन है वो किया है। देन प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 147, 148, 149, 150 ऑफ BNS में आते हैं। मतलब कोई ऐसे एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से रोकता है किसी पर्सन को, कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है जो कि बंद है, गवर्नमेंट ने मना किया उधर कोई को नहीं जाना, और तब भी कोई पर्सन वहाँ पर पाया गया, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? अक्यूज्ड पे होगा, जो वहाँ पर पाया गया उस पे होगा। उसे ये कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने, जहाँ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है आर्मी, और उसने मतलब वहाँ पब्लिक पीस का डिस्ट्रप्शन हो रहा है और वो पर्सन वहाँ पाया गया है, तो इट शैल बी प्रिज्यूम दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। मतलब उसने ही जो पब्लिक पीस का जो डिस्ट्रप्शन था उसी पर्सन ने किया है, अनलेस वो कुछ और प्रूव कर देता है, मतलब वो अदरवाइज प्रूव कर देता है। तो अगर उसने बोलता है कि मैं तो मम्मी की दवाइयाँ लेने गया था, पापा के लिए ये लेने गया था, मैं इन्वॉल्व नहीं था, तब जाके कोर्ट अपना प्रिजम्पशन चेंज कर सकती है। बट अगर वो वहाँ पर पाया गया है तो फर्स्ट प्रिजम्पशन कोर्ट का यही होगा कि वो भी उस
भीड़ का हिस्सा था जो पीस डिस्ट्रप्शन कर रहा है उस एरिया में जहाँ पर जाना मना था। देन बर्थ ड्यूरिंग मैरिज। अब देखो ये कंक्लूसिव प्रूफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब देखो सेक्शन 35 में भी हमने कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ा था है ना। ये 116 भी कंक्लूसिव प्रूफ का है। मैंने आई थिंक डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाते हुए भी ये बताया था कि कंक्लूसिव प्रूफ के 2 ही सेक्शंस हैं बीएनएस में, सॉरी बीएसए में। तो एक ये है, अगर देखो अगर शादी के दौरान कोई वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द मैन, जो उसका हस्बैंड है उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। शादी के बाद या डिवोर्स के 280 डेज़ में अगर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो उस पर्सन उसके हस्बैंड का ही लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा, भले ही वो कुछ भी बोल दे। वो अगर कोर्ट से ये बोल दे कि नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा हम सेम रूम में रहते थे तब भी कुछ ऐसा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ भी बोल दे कोर्ट कान बंद कर लेगा अपने, कंक्लूसिव प्रूफ है। पर अगर नो एक्सेस बता दे कि मैं तो इतनी दूर था, मैं लंदन में था, यहाँ कैसे प्रेग्नेंट हुई मुझे नहीं पता, तो तब कोर्ट ये तब नो एक्सेस वाला ग्राउंड ले सकता है, बट उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है इसका। देन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। कोर्ट ये मानता है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम कि अगर कोई भी मैरिड वुमेन है उसकी डेथ हुई है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो हस्बैंड और रिलेटिव सून बिफोर, मतलब उसकी डेथ के पहले वो क्रूएल्टी भी होती थी उस पर, और हस्बैंड और रिलेटिव ने उसकी जो भी सुसाइड है उसको अबेट किया है, ये माना जाएगा। कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब इसको प्रूव करने के लिए भी बोल सकती है और इस पे प्रिजम्पशन भी ले सकती है। देन डाउरी डेथ में शैल प्रिज्यूम है। डाउरी डेथ में अगर कोई 7 ईयर्स के अंदर अंदर कोई लेडी कोई मैरिड वुमेन सॉरी सुसाइड अटेम्प्ट होता है, इसमें 7 ईयर्स के अंडर अंडर है, 7 ईयर्स के अंडर अंडर अगर कोई भी मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो ऐसा माना जाएगा, कोर्ट में प्रिज्यूम कि उसके हस्बैंड और रिलेटिव इन्वॉल्व थे, अगर वो क्रूएल्टी भी होती थी उस पर, इफ़ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी। बट डाउरी डेथ में अगर उसकी डेथ हुई और सून बिफोर हर डेथ उसको डाउरी के लिए हरासमेंट किया गया था, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उसने ही डाउरी डेथ कॉज की है। देन 119 क्या है? एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। मतलब अगर ये प्रूव हो गया कि एक मैन और वुमेन के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो देखो 119 क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन केसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, अगर किसी मैन और वुमेन में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और ये चीज़ प्रूव हो गई है तो ऐसा मान, और कोर्ट अगर फीमेल से पूछ रही है कि आपकी कंसेंट थी और उसने मना कर दिया है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि उसकी कंसेंट नहीं थी। देन 120 क्या बोलता है? एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना वो 120 का एक्सप्लेनेशन था, आई एम सो सॉरी, कि अगर कोई भी मैन और वुमेन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो जाता है और वुमेन बोलती है कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उस वुमेन का कंसेंट नहीं था। देन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? अक्यूज पे लाई करता है। ठीक है, अब एप्स, ये इसका गलत है इसकी हेडिंग, ठीक है, ये है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। तो कोर्ट ये मानेगी कि कुछ फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं अगर कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट है और ह्यूमन कंडक्ट है, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस है, इसके रिलेशन में कोई भी फैक्ट हैं वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, कोर्ट ये मानेगी। अगर कोई ट्रेन कोटा स्टेशन पे डेली आती है 12:25 पे
तो कोर्ट ये मानेगी कि वो आज भी 12:25 पे ही आई होगी। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट है या फिर कॉमन ह्यूमन कंडक्ट है। तो इतना सा बोलता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 119। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी 30 सेक्शंस और बचे हैं, 50 सेक्शंस और बचे हैं, और वो भी इतने ज़्यादा, मतलब विटनेस का एक इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के मोस्टली बचे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा आई गेस। यस, फिर उसके बाद 169 इम्प्रॉपर। ठीक है, तो एक विटनेस वाला पार्ट मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूँगी उसका। बाकी बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह 120 तक सब कंप्लीट हो चुका है अपना। सो टिल देन टेक केयर।